मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक बेड का सेटअप भी देखा कि कैसे अब बेड का सेटअप होता है पूरा, तो वो एक सर आप बताना चाहें कि क्या यहाँ पे जैसे डायमेंशंस की बात करें तो ओवरऑल कितने बेड्स होंगे और एक सिंगल बेड के सेटअप के लिए आपको शुरू में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? बहुत सिंपल फार्मूला है। आपको सबसे पहले ईंटें चाहिए, सबसे पहले आपको जगह चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जाने आने का रास्ता चाहिए, गोबर की अवेलेबिलिटी चाहिए। उसके बाद आप पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं। पूरी डिज़ाइनिंग में कहाँ पर बेड बनेंगे और किस साइज़ के बनेंगे, कहाँ पे आप रोड निकालोगे, कहाँ पे पाइपलाइन दोगे, कितने फिट के बेड होंगे, पेरीफेरी जो आप बफर जोन साइड में छोड़ोगे वहाँ पर क्या लगाओगे, कितना लगाओगे। तो आइए मतलब हम एक बेड को एक बार देख लें और उससे अब जैसे हमारा ये जो पूरा है ये 3 एकड़ का एरिया है। हमारे लगभग यहाँ पे 350 बेड के आसपास हैं और हम जो प्रोडक्शन यहाँ से लेते हैं पर मंथ, तो वो आप अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए लगभग 400 टन के आसपास मिनिमम, अगर राउंड द ईयर एवरेज की हम बात करें 400 टन की हम प्रोडक्शन ले लेते हैं। सिंपल फार्मूला, आप डिज़ाइनिंग के हिसाब से अपने जगह निकाल के, कोई इसके लिए फिक्स फार्मूला नहीं है कि इतने फिट का बेड होना चाहिए। चलिए हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं 30 फुटे बेड की, क्योंकि हमारे आप जैसे इधर देखेंगे तो ये 35 फुटे बेड हैं, उधर वाले देखेंगे वो 33 फुट के बेड हैं। तो जैसी जगह आपके पास में है आप उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। 50 फीट से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि 50 फीट से ज़्यादा लंबा होगा, बंदा सिर पे तसले से गोबर लेके जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। 12 चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट निकलती है, तब वाइबिलिटी जाके निकलती है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते देखा है कि जी वर्मी कंपोस्टिंग 3 रुपये किलो तैयार पड़ती है। कैसे पड़ती है 3 रुपये किलो तैयार? इसके 12 सेक्शंस हैं। बेड मेकिंग कॉस्ट, वाटरिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद जो खाद के उतरना, सेग्रीगेशन कॉस्ट, फिर छनाई सीविंग कॉस्ट, फिर पैकेजिंग में भराई तुलाई सिलाई लदाई कॉस्ट, फिर उसके बाद आपकी लैंड रेंट, फिर आपकी डीजल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी कंटिजेंसी, आपका रॉ मटेरियल, सारी की सारी कॉस्टिंग पे एवरेज निकालते हैं। फिर एक बंदे ने आपके कितने पूरे दिन में कितना काम किया। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए मैंने 4 बंदे लगाए, उन्होंने मुझे एक दिन में 10 टन खाद छान के दी। 500 रुपये की दिहाड़ी है, 4 आदमी लगे, 2000 रुपये हो गए। 10 टन खाद छान के दी, पर केजी कॉस्टिंग कितनी आ गई? 20 पैसे। वहीं आपने आपके बंदे लगे, 5 टन खाद आपको मिली, आपकी 40 पैसे की कॉस्टिंग आ गई, 20 पैसे मैं सस्ते में हूँ। ऐसे ही बेड मेकिंग कॉस्ट, मान के चलिए मैंने एक बेड बनवाया, मैं 150 रुपये में बेड बनवा रहा हूँ। एक बेड में से मेरी 600 किलो खाद तैयार हो रही है। कितने पैसे पर केजी मेरी बेड मेकिंग कॉस्ट है? आप कितने पे करवा रहे हो बेड तैयार? ऐसे 12 सेक्शंस हैं जिसके ऊपर ये डिसाइड होता है कि बेड हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या हमारी तैयार खाद की कीमत पड़ रही है। अब हम 30 फुटे बेड की अगर हम बात करें, एक 30 फुट के बेड में 2.5 किलो 2.5 केजी प्लास्टिक लगती है। ठीक, 71 ईंटें लगती हैं। प्लास्टिक कोई ऐसे स्पेसिफिक प्लास्टिक है या कोई सी भी पन्नी होगा? मेरे को लगता है कि इसमें स्पेसिफिक आप लगा सकते हैं। 18(1) उसको कह देते हैं कि 18(1) वाली अगर आप प्लास्टिक लगा रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वो 6-7 साल कहीं नहीं जाती। अब एक और भी चीज़ आ जाती है, लोग कहते हैं पन्नी लगाना बेकार की बात है। हो सकता है हो, पर हमने तो लगा के देखा। लाइफ स्पेन कैसे देखें? क्योंकि मेरे को लगता है कि जो प्लास्टिक ज़मीन के साथ चिपक जाती है, वो तो फटती है। मतलब वो तो आप जब फावड़ा लगेगा या कुछ लगेगा तो ही कटेगी। आप खुद ही सोचिए अपने दिमाग से, केचुआ ऊपर से ट्रेवल, फोटो सेंसिटिव है, ऊपर से ट्रेवल करके नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है, अगर दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, अंदर घुस जाएगा। अगर पक्की मिट्टी है तो नीचे पोली हुई है तो अंदर घुस जाएगा। और जब पानी डालना बंद करोगे तभी तो ऊपर से उतार करोगे, तो नीचे धीरे धीरे वो हार्ड होती जाएगी, कॉम्पैक्टनेस होती जाएगी, केचुआ अंदर बंद हो जाएगा। आप कितना भी खींच लेना, केचुआ वापस नहीं आने का। कम से कम 50 to 60% केचुए की कैजुअलिटी होती है। मैं अपने 15 बेड खो चुका हूँ।
इस ट्रायल में। नंबर 2, जब आप पानी लगा रहे हो ऊपर, तो पानी जब ऊपर से लगाओगे तो ऊपर से पानी रिस्क के नीचे जाएगा। जब रिस्क के जाएगा तो खाद का अर्क भी जाएगा। वो कहाँ जा रहा है? धरती में। अगर आपने प्लास्टिक बिछाई होती, चारों तरफ ब्रिक्स लगाई होती, तो पानी साइड की नाली पे भर जाता, आपको पता चल जाता पानी ज़्यादा हो रहा है, पानी कम कर दो। ठीक है। नंबर 3, केचुए को नाइट क्रॉलर कहा जाता है, रात में चलता है। आपने शाम को पानी मार दिया, मट्टी पे बने हुए बेड है, वो आपने पानी मार दिया और रात को ऊपर आया और चलने लगा। वो जहाँ तक नमी है वहाँ तक चलेगा, और जब वो चलेगा और दिन निकल आया तो वहीं मर जाएगा। तो अब हम थोड़ा और आगे भी चलेंगे यहाँ पे। तो एक 30 फुटे बेड में आपका 71 ईंटें लगेंगी, 2.5 किलो प्लास्टिक लगेगी, 1500 किलो गोबर डलेगा और 30 किलो केचुआ डलेगा। अगर हम टोटल मिला के देखें तो लगभग 10,500 रुपये की कॉस्टिंग आती है एक बेड की, और आपको जो खाद का आउटपुट मिलता है वो 40% का मिलता है, 40% मिनिमम। जो भी बात हम कर रहे हैं, कॉस्टिंग हमने ली है हायर साइड पे। आउटपुट आप सबसे ज़्यादा रिस्क देखते हुए उसको कब से कम रख रहे हैं? हमेशा जब भी आप बिजनेस करो, कॉस्टिंग हायर साइड, प्रोडक्शन लोअर साइड, सेलिंग मिनिमम पार्ट। अगर तब आपका प्रोजेक्ट वायबल है तो आप उसको कर लो, अन्यथा नहीं। तो अब आपने 2.5 किलो प्लास्टिक और 85 रुपये किलो प्लास्टिक मिलती है। एक बेड पे 200 रुपये की पन्नी लगती है 7 साल के लिए, 6-7 साल के लिए। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ब्रिक्स चारों तरफ लगा देंगे, क्योंकि केचुआ ना आँख नहीं है, वो आप दो एक ना छू के चलता है। मुझे आपका स्पर्श मिला, मैं नहीं देखता, मैं आपके साथ साथ चल पड़ूंगा, आप मुझे ले चल रहे, ऐसे भैया भी साथ में चल पड़ेंगे, सब एक दूसरे को ना स्पर्श करके चल रहे। आंखें नहीं है तो क्या है, ये जब चलेगा तो एक दूसरे के स्पर्श से चलेगा, जहाँ टक्कर लगेगी वहाँ रुक जाएगा। तो हम जब ईंट लगाते हैं चाहता तो हम अपने घर की बाउंड्री भी तो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हम अपने घर की बाउंड्री? वहाँ पे प्रोटेक्शन है कि वो उससे बाहर ना निकले। एग्जैक्टली, ये उनकी प्रोटेक्शन लाइन है, और कुछ भी नहीं होता। ईंटों के नीचे बैठ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, उससे मेरे घर की दहलीज है, नहीं जाएगा वो। केचुआ इतना समझदार है, अगर उसके बेड में सैचुरेशन लेवल आ गया तो बच्चे पैदा नहीं करेगा, वो अंडा नहीं देगा। हवा, खाना, पानी, किन्हीं 3 चीज़ों में कोई एक प्रॉब्लम आएगी तो क्लाइटेलम नहीं बनेगा, कोकून तैयार नहीं होगा, वहीं रुक जाएगी चीज़ें। तो हमारे एक बेड में से 40% आउटपुट आएगा। 1500, अगर 30 फुट की हम बात कर रहे हैं, आपने 1500 किलो गोबर डाला, 600 किलो आपकी खाद तैयार होगी। और आपको उसमें टाइम पीरियड कितना लगेगा? 2 से 2.5 महीने मिनिमम पार्ट पे आपका केचुआ कम से कम डबल हो जाएगा। और थोड़े से दिल से अगर आप काम कर रहे हो और केचुए को कीड़ा ना समझकर अपना साथी समझ रहे हो, तो कम से कम पहली साइकिल में आप 4 गुना केचुआ कर सकते हो, 4 टाइम्स। कम से कम की बात कर रहा हूँ। हमारी यूनिट ने 6-6, 8-8 मल्टीप्लिकेशन करें। और उसमें मतलब मेरे को ऐसा अभी तक फील हुआ है कि जहाँ तक मैंने अलग अलग यहाँ पे देखे आपके साथ में जो सहयोगी हैं, वो मैनेजमेंट एक है कि उनके सेफ मतलब एक पूरा सेलेक्टेड रूटीन्स हैं और सबके अलग अलग रोल्स हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कोई, मेरे को आप इसमें ज़्यादा ब्रीफ कर सकते हैं कि उनके इंटर एक्सचेंज भी होते हैं कि नहीं होते हैं रूल्स, या मेनली वो एक ही रोल पे काम करते हैं? हर बंदा हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट है, लेकिन हर बंदे की एक्सपर्टीज अलग है। कोई बंदा बेड बहुत जल्दी बनाता है, कोई बंदा पानी बहुत बढ़िया लगाता है, कोई बंदा छनाई की मशीन के ऊपर बढ़िया खड़ा होता है। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन लेना है, अगर आपको कमर्शियली वायबल बनना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास अगर ये आदमी है तो इस आदमी की बेहतर चीज़ क्या है। तो आपकी सपोर्टिंग टीम को आपने पूरा एक तरीके से निहार लिया है, उसको परख लिया है। अब सुबह से ही डिसाइड हो जाता है भाई ये आदमी पानी पे लगेगा, ये आदमी, अब मान के चलिए एक आदमी जिसे मशीन के ऊपर फट्टा मारना ही नहीं आता, और ये बहुत इजी लगता है कि मशीन के ऊपर खड़े होकर करना क्या है, मटेरियल को पीछे तो धकेलना है, यही पीछे धकेलना। अब देखिए छोटी सी चीज़ आप समझो, तसला डाला, वो खड़ा है,
जब मटेरियल पूरा आगे पहुंच गया तब वो पीछे ले जा रहा है। इतने पता चला जो मटेरियल निकल सकता था वो भी वेस्टेज से साइड में आ गया। तसला डला खाद का, वो छनते हुए आगे आ रहा है। आगे आने के बाद एक बार उसको पीछे करते हैं जिससे जो थोड़ा बहुत मटेरियल रह गया वो भी निकल जाए। और अगर उसने नहीं करा तो वो जो खाद छन सकती थी वो वेस्टेज में आ गई, आपकी प्रोडक्शन कम आएगी। कॉस्ट तो जो है वो है, जो लेबर कॉस्ट लग रही है वो तो लग ही रही है। आपने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ा तेज नहीं करा, बजाए जा रहे हो आप कुल्हाड़ा, पेड़ पे कटेगा ही नहीं। वहीं अगर जो कुल्हाड़े जो लकड़हारा है अगर वो अपनी कुल्हाड़ी को फाइन कर ले तो एक बार मारेगा तो 3 इंच जाएगी, वो मारेगा उसकी आधा इंच जाएगी जिसका शार्प नहीं हुआ है ना। ये बिजनेस एक तरीके से टीम एफर्ट है कि पूरा टीम एफर्ट है ये, ऐसा नहीं है अकेला, कहते ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ये टीम है। फिर आपको अपनी टीम का पता होना चाहिए। मुझे पता है ये आदमी मशीन के ऊपर खड़ा होगा तो नुकसान दे, हाँ ये तसले में खाद भर के मशीन पे डालने में तेज है, ये बंदा मशीन के ऊपर रहेगा, ये खाद डालेंगे, ये बंदा पानी पे रहेगा, इन दोनों बंदों को बेड पे लगा दो, मेरे को इतनी वाइबिलिटी चाहिए। हमारे यहाँ फिक्स है, इतना काम मुझे करके दे दो, मुझे पता है इतने पे मेरी कॉस्टिंग निकल रही है, इतना काम करके दे दो तुम्हारी छुट्टी। तो अभी थोड़ा जैसे शाम का भी वक्त है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे बेड्स हैं तो उनको आपको कितनी बार देखना पड़ता है, और जैसे ऐसा भी होता है इनको कैंचियों को देखने के लिए कि आपने जैसे गलत टाइम पे आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है या आप दूसरे काम में हैं और फिर आप आए उनको चेक करने, तो आपने ऐसे हाथ उनको रखा तो कुछ इस चक्कर में क्योंकि आज शाम का वक्त है तो उनको एकदम से लगता है कि अब धूप नहीं है तो एकदम से हम क्रॉल कर जाए, क्योंकि आपने बताया कि उनको नहीं दिखता है कि क्या है, तो वो तो मतलब एक फील है। ये बहुत ज़रूरी है कि बेड आप कब चेक कर रहे हो। जैसे अभी हम चेक कर सकते हैं इस बेड को कि नहीं? अब इस समय गर्मी है, अब कर सकते हैं। देखिए हम अभी एक बार चेक भी कर लेते हैं। अभी करते हैं। अब इंसान है वहाँ, ठंड हो रही है, आप रजाई ओढ़ के बैठे हो, मैं आऊँ आपके पास और मैं आपकी रजाई हटा दूँ, सेंसेशन हो जाता है एकदम, ठंड लगेगी ना एकदम। आपका टेम्परेचर मेंटेन्ड था रजाई के अंदर, मैंने आके खोल दी रजाई, आप क्या करोगे यार, क्या करा, मेरी रजाई खोल दी, अच्छी अब ठंड लग रही है मेरे को। सर्दी में अगर आपने शाम के समय जब बिल्कुल ठंड हुई है आपने बेड खोल दिया तो आपने उस जगह का माइक्रो क्लाइमेट डिस्टर्ब कर दिया, तो वो जगह छोड़ देगा, वो दूसरी जगह चला जाएगा। यार आप तो मेरे को परेशान कर रहे हो, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। वहीं गर्मी में धूप हो रही है, उस समय आप बेड खोल दो, तीखी धूप उनके ऊपर पड़ी, स्किन में ईचिंग हुई, अनकंफर्टेबल महसूस करा, तो वह जगह छोड़ देगा। तो हमेशा बेड कब चेक करना है ये पता होना चाहिए सर। और मैं एक इसमें चेक करने के साथ आपने जैसे धूप का जिक्र किया तो मुझे यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पेड़ हैं बहुत सारे, लेकिन पेड़ का मैं जहाँ पे उनका मैनेजमेंट देख रहा हूँ वो कॉर्नर्स पे है, मतलब एक तरीके से कि आपके बॉर्डर्स में है और मिड वाले जो बेड्स हैं उनके बीच में है, और उन्हीं के बीच में है आपके जो ये लगे हुए हैं बॉक्सेस हनी के लिए। तो ये मधुमक्खी पालन के बॉक्सेस हैं और ये हैं बॉक्सेस, तो आप कह रहे हैं कि इनको धूप पसंद नहीं है, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि बेड्स के बीच में गैप देके और उनके बीच में हम पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगाते। अगर हमने इस नाली में लगा दिया तो हमें इस बंदे को चलना भी है, इसके अंदर माल भी बाहर निकलना है, जब इसको कुरेदा लगेगा और खाद उतरेगी तो जगह चाहिए, वो पेड़ जगह ब्लॉक करेगा। ये पेड़ हमने लगाए नहीं, ये नेचुरली ग्रोन अप ट्रीज हैं। ये जितना आप नीम वगैरह दे रहे हो, सिर्फ वॉशिंगटोनिया ये तो लगा हुआ है, ये हमने लगाया था, 5-5 रुपए के पेड़ थे, मर रहे थे, तो हमने लगा के 300 पेड़ लगा दिए। आज इस एक पेड़ की कीमत लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये है। तो इसने शो दे दी और पैसे के पैसे हैं। तो मतलब एक बिजनेस के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खेती के लिए अलग ज़मीन हो कि आप यहाँ से पहले खाद लें फिर उसको लिए खेती के लिए अलग करें, आप कॉर्नर्स पे भी कर सकते हैं। हमारी ये बफर जोन है जहाँ पर वॉशिंगटोनिया लगा हुआ है, इस सब के बीच में भिंडी हुई है। अगर आप हमारे दूसरे फार्म पर जाएंगे तो वहाँ हमारी बफर जोन पे केला लगा हुआ है, पपीता लगा हुआ है। तो हमारी जो 5 फुट की बफर जोन हमने छोड़ी हुई है, वहाँ केला भी लेते हैं, पपीता भी लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं,
और जैसे वहाँ भिंडी भी ले रहे हैं और वाशिंगटोनिया भी खड़ा है, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। वर्मी कंपोस्ट की वजह से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि उनको अच्छे पोषक तत्व मिल रहे हैं पूरे। सारा हमारे यहाँ सारी चीज़ ऑर्गेनिक ही होती है, कोई इशू ही नहीं है। हम अपने यहाँ पर किसी भी तरह का, क्योंकि हम अपना कावीरेंट पेस्टिसाइड भी तैयार करते हैं, देसी गाय का गौमूत्र, नीम की पत्ती, लहसुन, तंबाकू, अरंडी के पत्ते, लाल मिर्च, केले के तने का पानी, ये सारी चीज़ मिला के हम कीटनाशक तैयार करते हैं, जो अपनी सारी फसलों में उसी का ही प्रयोग करते हैं। सर वही हम चेक कर लेते हैं। अगर हम बेड चेक करेंगे तो हम क्या चेक करना है हमको, ये बात महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे खाद का टेक्सचर कैसा आ रहा है, ऊपर कैसा टेक्सचर आ रहा है, बिल्कुल एकसार फाइन आ रहा है। ओके, हाँ, है ना। अब ये देखिए, देख रहे हैं, ये केचुआ यहाँ पर खा रहा है। वो मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा दूर भी नहीं, ये देखिए, ये केचुआ इस जगह खा रहा है ना। जितना ज़्यादा केचुआ आपके बेडों में होगा उतनी जल्दी वो खाना तैयार करेगा। ये देखिए, अब ये देखिए, यहाँ कच्चा गोबर आ गया, ठीक है, ये पीला पीला आ गया, यहाँ केचुआ खा रहा है। ये देखिए, अब हमारी कितने इंच की लेयर तैयार हो गई, ये लगभग 3 इंच की लेयर तैयार है, और नीचे हमारा कच्चा गोबर है, तो ये ऊपर से खाता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें जो टेक्सचर देखना है, एक तो बेड ठंडा है कि नहीं है, ऊपर की लेयर कैसी तैयार हो रही है, केचुए की हेल्थ कैसी है। अगर केचुए के ऊपर खाद चिपकी हुई है तो इसका मतलब नमी कम है, अगर केचुआ सफ़ेद पड़ा हुआ है तो नमी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये पता चल जाता है कि हमारे केचुए का स्वास्थ्य कैसा है। तो रेगुलरली हमें अपने केचुए का स्वास्थ्य चेक करना है, गर्मी चेक करनी है, उसका टेक्सचर ऊपर का खाद का कैसा बन रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करनी है, जिससे हमें पता चल जाए हमारा बेड परफेक्ट कंडीशन में चल रहा है। तो मतलब इसमें मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जो ऊपर वाली जो लेयर है, पहले वो उसको खाएगा, हाँ। और फिर वो डिग डाउन डीप होगा, और फिर वो क्रॉल अप डाउन ही करते हैं, या फिर ऐसे भी ये ऊपर से खा के नीचे की तरफ ही जाएगा, इसका मूवमेंट ही ऊपर से नीचे है, ये आगे पीछे नहीं भागेगा। फिर एक चीज़ और भी है, इसकी ड्राइविंग सीट आपके हाथ में है, अगर आप चाहो तो ये सारा केचुआ यहाँ आके खाने लगेगा। पानी ज़्यादा कर दो, ये पानी का जीव है, आप जिधर की तरफ पानी कम करके जिधर की तरफ पानी ज़्यादा कर देंगे, केचुआ उधर शिफ्ट हो जाएगा। मैग्नेट तो पानी कह सकते हैं कि बिल्कुल वाटर की तरफ। देखिए, इसके अंदर 90% फ्लूइड है, तो ये पानी का जीव है, ये पानी पसंद है इसको। आप इसको तर रखो, बेड को मस्त रखो, कोई इशू नहीं है। अब सर, जैसे आपने बताया था कि कहीं कहीं पे ऐसे नमक वाला पानी आपका नेचुरली आपको मिलता है, तो उसका मैनेजमेंट अब वहाँ पे नहीं होता है? वहाँ कंपोस्टिंग नहीं कराते हम, जहाँ पर पानी में नमक बहुत ज़्यादा है वहाँ कंपोस्टिंग नहीं कराते, केचुआ मरता है। तो उसका कोई ऐसा कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं है कि वो पानी की वजह से? या तो आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, वहाँ एक यूनिट है हमारी हरियाणा में, उन्होंने लगाया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद उन्होंने कंपोस्टिंग शुरू करी है। तो उन्होंने बहुत बड़ा टैंक बनाया है, तो वाटर ट्रीट होके उसके अंदर जाता है, वहाँ से लिफ्ट होके फिर बेडों की वाटरिंग के लिए आता है। मतलब सूटेबल कंडीशंस मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप उनको फेवरेबल अपने फेवर में बना सकते हैं जब आपके पास वो विल है कि मेरे को इस बिजनेस को वहाँ पहुँचाना है जहाँ मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए, सब चीज़ इसमें आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसे इसको ड्राइव कर सकते हो, मतलब इसमें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको अगर वर्मी कंपोस्टिंग करनी है तो केचुए के साथ मेंटली और इमोशनली अटैच होना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली अटैच नहीं होंगे इसके साथ, फिर बेकार है। तो ये मतलब इसमें फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आपको वो फील ढूंढनी है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखा है तो आपको समझ में आएगा कि एक केचुए का क्या रोल है उसमें, और रोल के साथ साथ हमें उसकी कैसे रख रखाव करना है। रख रखाव करने के लिए बहुत सारी टिप्स दी गई हैं, कुछ बारीकियां हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बारीकियां आपके लिए कैसे लाभदेह हो सकती हैं और कौन सी नुकसानदेह भी हो सकती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपके लिए बेनिफिशियल है।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।